दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन, जहां पर अपन समझते संकुलन क्षमता निकालना समझेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि एससीपी, एफसीसी एंड जो सीसीपी होता है उनका संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। तीनों एक ही है और तीनों का संकुलन जो क्षमता निकलती है वो 74% निकलती है। वो किस प्रकार से निकलती है वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए सबसे पहले कि संकुलन क्षमता आखिरकार क्या होती है। देखिए, जब मैंने पढ़ाया था एकक कोशिका, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था ना, तो एकक कोशिका जब मैंने पढ़ाया था जिसमें मैंने बात की थी कि क्या होते हैं, अवयवी कण होते है ना। जब अपन बात करते हैं अवयवी कण की, तो जिसमें क्या क्या हो सकते हैं, या तो फिर आयन हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, है ना, अणु हो सकते हैं या फिर परमाणु हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ कुल मिला के कि अवयवी कण क्या हो सकते हैं, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखिए, जहाँ पर ये अवयवी कण होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिस्टल जालक में स्थान लेते हैं ना, क्रिस्टल जालक में स्थान लेते हैं। और वो फिर एक क्रिस्टल जालक होता है, जो क्रिस्टल जालक किसी जगह पर अपन रखते हैं तो वो भी एक स्थान घेरता है ना। तो देखिए, जितना स्थान मतलब जो भी उपलब्ध स्थान होता है, कौन सा स्थान, उपलब्ध स्थान, उपलब्ध मतलब जिसके पास है ना, अपन के पास है। अगर मैं अभी यहाँ पर मैं नीचे ऐसा खड़ा हूँ ना, तो मैं जितना स्थान घेरा हूँ, मेरा उपलब्ध स्थान जितना भी है, अब मैं घेर रहा हूँ ना, मतलब जितना ग्रहण कर रहा हूँ वो क्या हो जाता है, मेरा आयतन है ना। तो यहाँ पर देखिए, अवयवी कण जो होता है आयन या परमाणु या फिर अणु हो सकते हैं। देखो, तीनों में से कोई ना कोई हो सकता है ना, जिसमें उपलब्ध स्थान होते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, आयतन या फिर कह सकते एक प्रकार का अपन स्थान घेरते हैं। अब देखिए कि क्रिस्टल जालक में उपलब्ध स्थान या उपस्थित स्थान में से जितना स्थान कौन घेरते हैं, अवयवी कण। और इस प्रकार के निकले आयतन को अपन क्या कह सकते हैं, संकुलन क्षमता। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना आयतन अवयवी कण घेरते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता। तो देखिए, जैसे भी बात करें, स्थान बात करें या फिर आयतन, तो अपन की जो गाड़ी होती है ना वो सीधे रोड पर चलती है ना, सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पर स्थान गिरेगा तो भी अपन कह सकते हैं संकुलन क्षमता, या फिर अपन कह सकते हैं कि आयतन जितना घेरेगा उसी को भी अपन क्या कह सकते हैं, संकुलन क्षमता कह सकते हैं। अब देखिए, जो संकुलन क्षमता होती है ना, उसका एक सूत्र होता है जो कि मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, जो संकुलन क्षमता होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है उसको समझिए ध्यान से। ये कहना चाहता है कि एकक कोशिका, समझिए बात को ध्यान से, एकक कोशिका, थोड़ी राइटिंग में छोटी लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समा नहीं पाएगा इसलिए। तो एकक कोशिका में उपस्थित गोलों का आयतन, देखिए मैं यहाँ पर गोलक क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अवयवी कणों का आयतन लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोलों का आयतन लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गोलों का आयतन बराबर ना। अब बटे में क्या आ जाता है, नीचे एकक कोशिका का कुल आयतन, नीचे क्या आ जाता है, एकक कोशिका का कुल आयतन। एक बात ध्यान रखना कि जब अपन संकुलन क्षमता निकलते हैं वो परसेंटेज में निकलती है, अर्थात अपन यहाँ पर कर सकते हैं 100 है ना, इंटू में कर देंगे 100। अब यहाँ पर देखिए, संकुलन क्षमता एकक कोशिका में जितने भी उपस्थित गोले होते हैं उसका अपन आयतन निकालेंगे, प्लस टोटल जो एकक कोशिका होती है उसका आयतन निकालेंगे। तो अपन को देखना कौन सा, वो समझिए। अपन यहाँ पर टॉपिक की बात करते हैं तो वो हो जाता है, एक तो होगा एससीपी या फिर इसको अपन कह सकते हैं सीसीपी। देखो यहाँ पर या नहीं है, मतलब ये अलग ही है, लेकिन यहाँ पर या क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तीनों का संकुलन क्षमता एक ही निकलेगी, इसलिए मैं इसको या कर देता हूँ, या फिर कॉमा ही कर देता हूँ उसको, है ना, सीसीपी, या फिर इसको अपन एफसीसी के नाम से जानता है। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए इसको अपन टॉपिक मान लेते हैं यहाँ से, इसको हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। तो ये हो जाएगा क्या, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, जो कि एफसीसी का फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर सीसीपी की अपन बात करते हैं तो इसका हो जाता है घनीय केंद्रित पैकिंग यानी कि संकुलन, और इसका मतलब होता है हेक्सागोनल क्यूबिक यानी कि घनीय पैकिंग, है ना। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, इसका अपन
तीनों का एक साथ निकालेंगे। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं और उस क्रिस्टल जालक में से अपन एकक कोशिका को यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एकक कोशिका अपन को बनाते हैं। यहाँ पर एकक कोशिका अगर आपको नहीं बनाना आती है तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, ध्यान से, है ना। अब देखिए इस प्रकार का कुछ अपन डिब्बा बना देते हैं, है ना। यहाँ से इसको मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। सॉरी, ये टेढ़े मेढ़े हो गए ना, इसको यहाँ से मिला देते हैं, प्लस इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब एक बात ध्यान रखी होगी, जब मैंने एकक कोशिका मैंने पढ़ाया था तब एक बात आपने नोटिस की होगी। देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि देखिए एकक कोशिका में कोने पर अवयवी कण होते हैं। क्या होते हैं, एकक कोशिका में अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, कोने पर होते हैं। लेकिन अपन क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर सी सब में आ रहा है, सी इसमें आ रहा है, सी इसमें आ रहा है और सी इसमें आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि केंद्र में होता है। क्या होता है, देखो घन तो होता है लेकिन कहाँ पर होता है, केंद्र में। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एकक कोशिका है, उसके केंद्र में भी अवयवी कण हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि प्रत्येक फलक होता है ना, फलक इसका ये है, ये एक फलक हो गया ना, देखिए ये एक इसका फलक हो गया, अब ये इसका एक फलक हो गया। तो बहुत सारे यहाँ पर 6 फलक होते हैं टोटल अपन के। तो फलक के केंद्र में भी हो सकता है, तो सिंपल मैं इसको यहाँ पर मान लेता हूँ, है ना। तो देखिए ये तो बीचों बीच हो गए सेंटर में, ये मतलब एकक कोशिका के सेंटर में, फलक में नहीं है। लेकिन ये कहाँ पर है, फलक में। अब अपन को देखना है भाई साहब क्या, कि इनमें अपन एक तरह से मान के चलिए, तो एक तरह से अपन फलक के केंद्र में अपन अवयवी कण को रख देते हैं। अब इसको यहाँ से इसको डैश डैश करके लाइन खींचेंगे जो कि नीचे की तरफ अवयवी कण को मिला देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर एक अपन का क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज को मैं निकाल लूँगा खींच के, है ना, हालांकि आएगा तो नहीं, बोर्ड बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं खींच के इसको निकाल देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर नीचे की तरफ बना देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको नीचे की तरफ बना देता हूँ। सो इस प्रकार का कुछ अपन का बन जाता है त्रिभुज, है ना। ये उल्टा है लेकिन मैंने इसको सीधा करके ऐसा बना दिया। अब देखिए जिसमें एक जो घनीय एकक कोशिका होती है ना, वो कहाँ पर होती है, ये फलक में होती है। देखिए ये वाली बना रहा हूँ ना मैं, यहाँ पर छोटी है ना, यहाँ पर छोटी बनाई आपको समझने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ा ही बना रहा हूँ। और यहाँ पर जो कोने वाली है ये वाली और ये वाली यहाँ पर आ जाएगी और ये नीचे वाली यहाँ पर आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ एंड यहाँ से इसको बना देता हूँ, इस प्रकार की बनेगी। एंड जो ये वाली बचेगी, है ना, उसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। सॉरी, इसी से अपन बना देते हैं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी, इसको आप इग्नोर करिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार की बनेगी, अपन इसको निकाल के बनाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, कि जब आपने मैथ में पढ़ा होगा कि भाई साहब अपन का एक गोला होता है ना, जो कि इसको अपन अवयवी कण कह सकते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, बीच में एक रेखा खींचते हैं, तो जिसको अपन क्या नाम देते हैं, व्यास नाम देते हैं। लेकिन अगर अपन क्या करते हैं, इनको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं बीचों बीच, तो यहाँ पर क्या बन जाती है, इतना भाग अपन का त्रिज्या कहलाता है यानी कि आर कहलाता है, और इतना भाग अपन का त्रिज्या यानी कि आर कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि भाई साहब इसका आधा भाग तो वैसे भी कट गया है ना, आधा भाग तो मतलब इसके अंदर नहीं है, अपन का बाहर नहीं है, मतलब इसकी त्रिज्या केवल आर बची है, इसकी त्रिज्या केवल आर बची है और इसकी केवल त्रिज्या आर बची है, और यहाँ से भी आर बची है ना, सॉरी, इस प्रकार से। अब इसकी अगर अपन बात करें बीच वाले की, तो बीच वाले के का है पूरा व्यास, है ना, इसका पूरा व्यास है, मतलब एक आर इधर भी होगा और एक आर इधर, टोटल मिला के अगर अपन बात करते हैं तो उसमें कितने आर हो जाएंगे, 2 आर हो जाएंगे। कितने आर हो जाएंगे, 2 आर, है ना। स्क्वायर मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अपन को जोड़ना है ना, दोनों त्रिज्या को जोड़ना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। अब अपन को ध्यान से समझिए क्या, कि भाई साहब यहाँ से कोने से लगेगा कि यहाँ का कोने के बीच की जो लंबाई होती है ना, वो कितनी होती है, तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई होती है उसको अपन मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं, ए, है ना।
अब यहाँ पर कि देखेंगे तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाती है, जितनी यहाँ पर अपन ने लिखी है उतनी की उतनी यहाँ पर भी हो जाएगी, यानी कि ए, और उतनी की उतनी यहाँ पर भी हो जाएगी। मतलब अपन देखेंगे चारों तरफ इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। समझे ना। अब अपन क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एकक कोष्ठिका में जो उपस्थित गोले का आयतन होता है उसको निकालते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे अपन। तो सिंपल अपन को देखना होगा कि भाई साहब जो गोले होते हैं उसमें गोलों का आयतन कह सकते हैं अपन, है ना। अब देखिए गोलों का आयतन निकालने से पहले अपन देखते हैं कि भाई साहब अपन का क्या बन रहा है, एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बन रहा है, ये तो बात अपन की फिक्स है, लेकिन ये भी बात ध्यान रखना है कि अपन को गोलों का आयतन निकालना है। अब देखिए गोले का आयतन का एक फॉर्मूला होता है जो कि अपन जानते हैं और आपको भी जानना जरूरी होता है। क्या होता है कि जो गोला होता है उसका एक आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कौन सा फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये तो अपन का एक गोले का किसका, एक गोले का आयतन निकल गया, लेकिन ऐसे कैसे अपन को कितने गोले का आयतन निकालना है, 4 गोले का। लेकिन ऐसे भी अपन कह सकते हैं, देखिए जब मैं पढ़ रहा था कि एकक कोष्ठिका में जो भी प्रकार होते उसके अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने वाला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था क्या कि एक कॉन्सेप्ट लगता है 8 × 1/8, इसका निकालेंगे तो अपन का बन जाएगा 1। लेकिन अगर फलक के केंद्र में अपन देखेंगे इसमें अवयव कणों की संख्या, तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा 6 1/2, यहाँ से कट जाएगा 3 बचेगा, ये 3 प्लस ये 1 कितने हो जाएंगे 4। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो एफसीसी होता है जिसमें अपन बात करते हैं तो कितने गोले होते हैं, 4 गोले। अब अपन क्या करते हैं, ये गोले का आयतन अपन को ज्ञात करना है। तो सिंपल लॉजिक है, 4 गोले का आयतन ज्ञात करना है तो 4 गोले के साथ अपन का एक गोले का आयतन मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। तो सिंपल यहाँ से अपन गुणा क्या करते हैं, 4 × 4/3 या 3 पाई आर की घात 3। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब अपन को सेकंड कॉन्सेप्ट क्या लगाना है उसको समझिए ध्यान से। क्या लगाना है, देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट अपन को लगाना है एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। क्या ज्ञात करना है, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। अब देखिए एकक कोष्ठिका का कुल आयतन निकालने से पहले अपन इतने से भाग, यानी कि इतना से भाग का अपन आयतन निकाल लेते हैं। ये जो त्रिभुज बन रहा है ना उसका अपन आयतन निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुल आयतन निकालने से पहले अपन लेंगे त्रिभुज ABC। क्या लेंगे, त्रिभुज ABC। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए C। क्या मान लीजिए, C। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जो एकक कोष्ठिका होती है उसमें अपन ने क्या ले लिया, त्रिभुज ABC ले लिया, ये वाला। अब अपन जानते हैं कि त्रिभुज का भी एक फॉर्मूला होता है, यानी कि एक क्षेत्रफल का सूत्र होता है। क्या होता है भाई साहब कि कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। ये अपन का फॉर्मूला है, जानते हैं ना, बचपन से ही जानते हैं इसको। तो AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, या फिर आधार स्क्वायर पहले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो ये अपन का एक सूत्र लेंगे इसकी मदद से। अब देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर वैसा कि वैसा रहेगा, है ना। AB जो होता है ना वो कितना है अपन का, A, है ना। तो यहाँ पर जो A होता है सिंपली इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ A का स्क्वायर प्लस BC कितना है, वो भी A है, तो इसका भी सिंपल लॉजिक हो जाता है A का स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटली अपन का क्या निकल जाता है, टोटल यहाँ पर अपन का निकल जाता है कि AC का स्क्वायर बराबर 2A का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ध्यान से ये प्लस में है इसलिए यहाँ पर जुड़ेंगे तो 2A का स्क्वायर हो जाता है।
अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर वाली चीज़ को अपन को हटाना है, तो सिंपल यहाँ पर अपन कर देंगे AC बराबर, इस पर रूट नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले से स्क्वायर है, इस पर रूट लगेगा क्योंकि पहले से स्क्वायर नहीं है। तो जो स्क्वायर है उसको अपन आगे यहाँ पर लिख देते हैं, उसका स्क्वायर वाला चिन्ह हट जाएगा, प्लस यहाँ पर अपन का रूट में आ जाता है 2। कौन सा आ जाता है? 2, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अपन का लग गया सिंपल से, है ना। अब देखिए ध्यान से कि भाई साहब AC अपन का कौन सा है? ये वाला A और C। एक बात आपको ध्यान से गौर करके समझना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पर AC में और कौन सी चीज़ अपन को दिखाई दे रही है। तो और कौन सी चीज़ दिखाई दे रही? त्रिज्या। कितनी त्रिज्या यहाँ पर समझिए, 2 त्रिज्या तो ये रही और एक ये रही और एक ये रही, मतलब टोटल मिला के त्रिज्या कितनी अपन की AC के बीच में? 4। कितनी है? 4, है ना। मतलब 4R अपन की त्रिज्या है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट में इसको कहाँ लिखूँ? तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपन लगा देंगे क्या कि दूसरा अपन का AC बराबर क्या है? AC, है ना। अब दूसरा AC क्या था अपन का? इसको मैं यहाँ पर कोष्टक में लगा देता हूँ। सो दूसरा AC का जो था वो है 4R, है ना, 4R, इसको यहाँ पर। अब देखिए जो AC है ना 4R है वो किसके बराबर होगी? A और √2 के बराबर होगी। तो सिंपल यहाँ पर कर देता हूँ मैं कि 4R बराबर A √2, है ना। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। इससे पहले आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने नीचे क्या लिखा है उसको समझिए ध्यान से। मैंने नीचे लिखा है क्या कि 4R बराबर A √2, ये वाला कॉन्सेप्ट लिखा है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, A को अलग करते हैं। अब अलग करेंगे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से A बराबर, सॉरी ये चल नहीं रही है, इसको चल ही नहीं रही है ना। यहाँ से A बराबर हो जाता है क्या, ये वाला बंदा होता है यानी कि √2, वो किसके नीचे जाएगा? 4R के नीचे। तो यहाँ पर 4R ओपन, यहाँ से √2 हो जाता है। सिंपल है। अब अपन को क्या करना है, एकक कोष्ठक का कुल आयतन ज्ञात करना है। देखिए आयतन का मतलब क्या होगा? घात 3, घात 3। तो यहाँ पर अपन इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो भाई साहब आयतन के लिए अपन इसका क्या कर देंगे, मतलब बोले तो A³ कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक लग जाएगा क्या कि A का घात 3 बराबर 4 × R ओपन √2, उसकी होल घात कितनी हो जाती है? 3। मतलब सारे की घात कितनी हो जाएगी? 3। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। देखिए A³ वैसा कि वैसा रहेगा अपन का, मतलब A³ जैसा। यहाँ पर 4 होता है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार। कैसे? देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 4 × 4 × 4, मतलब 3 बार, क्योंकि घात 3 है ना। तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल इसका आ जाता है 64R, और R का कितना हो जाता है? घात 3। तो 3 हो गया, है ना। अब यहाँ पर आपको समझना है नीचे देखिए ध्यान से कि यहाँ पर अपन का नीचे है √2। अब √2 भी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। जब दूसरी बार होगा ना तो वो इसका जो रूट होता है वो हट जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। अब तीसरी बार नहीं होगा तो वो रूट वैसा के वैसा रहेगा, मतलब इसका आ जाएगा क्या? 2 √2। कैसे हुआ? देखिए √2 × √2 × √2, है ना। ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा? 2 रहेगा, है ना। क्योंकि देखिए दो अगर अंडर वाले चीज़ गुणा में होते हैं तो उसका अंडर चिन्ह हट जाता है, संख्या वही रहती है, मतलब कितनी? 2। अब ये जो सिंपल 2 होता है वो अगर अंडर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसा के वैसा रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपन को याद रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ। सो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अब इसको मान लेते हैं अपन कौन सी? समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट कौन सी निकाली थी अपन ने? ये वाली, है ना। अब अपन क्या करते हैं, संकुलन जो क्षमता होता है उसका सूत्र लगाते हैं। किसका सूत्र लगाते हैं? संकुलन
क्षमता का अपन सूत्र लगाते हैं। मैं बार बार सूत्र नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया था, है ना। तो देखिए संकुलन क्षमता का सूत्र कहता है, देखिए एक बात ध्यान रखिए, संकुलन दक्षता बोलो तो भी एक ही चीज़ है, संकुलन क्षमता बोलो तो भी एक ही चीज़ है, या फिर मैं इसको बोल दूँ क्या कि एकक कोष्टिका में घनत्व का परिकलन करना तो भी एक ही चीज़ है। तो तीन बात अपन को ध्यान में रखनी है। सो यहाँ पर देखिए संकुलन जो क्षमता होती है उसका सूत्र था कि भाई साहब एकक कोष्टिका थी, उसमें 4 गोले थे। अब अपन को 4 गोले कौन से ऐड करने पड़ेंगे, ये वाला। तो चारों गोलों का कुल आयतन या फिर आयतन वो ऊपर आएगा, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 होता है, वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाता है 16। कितना हो जाता है 16। तो मैं सिंपली इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 16 ओपन, नीचे कितना है 3, तो 3 हो जाएगा, और पाई आर क्यूब। इसको यहाँ पर मैं ऐसा कैसा लिखूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर 4 होता है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 16 ओपन 3 पाई आर क्यूब। इसको अपन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट समीकरण। बटे में क्या होगा, ये वाला। नीचे अपन ने बात की थी एकक कोष्टिका का कुल आयतन, मतलब कुल आयतन कितना निकला अपन का, इतना, है ना। तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब ये नीचे आएगा इधर तो कितनी संख्या हो जाएगी, देखिए 1 2 3 4। अब 4 जब बटे में होती है तो नहीं रहती है ना, ठिकाने नहीं रहती है ना। तो वो ठिकाने नहीं रहती है तो वो कहाँ चल जाएगी, ऊपर। सिंपल मैं अभी तो लिख देता हूँ उसको नीचे, है ना। इसको 64 आर क्यूब ओपन 2√2। अब ये जो होता है वो बंदा ऊपर चला जाएगा, चले जाने के बाद ये जो होता है वो ऊपर जाएगा और ये होता है वो नीचे आएगा। तो सिंपल कैसा हो जाएगा आगे देखेंगे अपन। तो 16 ओपन 3 पाई आर क्यूब इंटू ये जो होता है वो ऊपर जाएगा तो 2√2 और नीचे में हो जाएगा 64 आर क्यूब, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो 16 होता है वो किसके साथ कट जाएगा, 64 के साथ। कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 4 बार। अब ये 2 होता है वो किसके साथ कट जाएगा, 4 के साथ। कितनी बार कटेगा, 2 बार, है ना। अब जो r होता है क्यूब, वो r क्यूब से कट जाएगा, ये वाला। सिंपल अपन का बचेगा क्या है वो ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर इसको, है ना, तो यहाँ पर बच जाएगा अपन का, आगे देखेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा। देखिए यहाँ से एक तो पाई बच रहा है, तो मैं इसको पाई को ऊपर लिख देता हूँ। बाकी यहाँ से ऊपर से क्या बच रहा है, √2। तो सिंपल यहाँ से √2 कर देता हूँ। और यहाँ पर नीचे की तरफ उनका बचेगा 3 × 2। तो क्या बचेगा यहाँ से 3 × 2, है ना। तो सिंपल 3 × 2 होगा। आगे इसको अपन देखेंगे तो पाई और √2 और यहाँ से हो जाता है 6। अब देखिए जब इसका अपन क्या कर देते हैं, √2 को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, इसका √2 और अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर √2 और √2। तो देखिए यहाँ पर सिंपल क्या हो जाता है, √2 से यहाँ पर पाई × 2 एंड नीचे की तरफ हो जाता है √2 × 6। यहाँ से कटेगा 3 बचेगा, तो पाई ओपन कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 × √2। अब देखिए जब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पाई का मान कितना होता है 3.14। कितना होता है 3.14। अब जब 3.14 को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर 3.14 होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे, प्लस यहाँ पर जो है वो उसका अपन क्या कर देते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो उसकी जो संकुलन क्षमता निकल के आती है वो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, वो निकल के आती है कितना, 74%। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किसका, तो इसका, है ना। तो इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर SCP जो होता है प्लस CCP जो होता है प्लस FCC जो होता है उसका अपन संकुलन क्षमता इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि कितनी होती है
74% होती हैं। आगे जो होता है दूसरी जो अपन की है उसका अपन क्या करेंगे, संकुलन क्षमता निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।